सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सॉल्व कर लिया था ICSE 2026 केमिस्ट्री स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए। तो सेक्शन ए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों ने सेक्शन ए वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे ऊपर देखो लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे तुम सर्च भी कर सकते हो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2026 केमिस्ट्री सेक्शन ए एम्पलीफाई लर्निंग, सर्च करना टाइप करके, और ये देखो सारा सेक्शन हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को सॉल्व करना। तो सेक्शन बी का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन बताना है हमें। तो पहला पार्ट देखते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद अमोनिया। अब यहाँ पे अगर तुमको रिएक्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। कैसे? देखो, अगर तुम्हें रिएक्शन फॉर्म करना आता है तो तुम इस ऑब्जर्वेशन को इजीली बता सकते हो, थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है उसमें। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, एक्सेस क्लोरीन गैस, इसको रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ। तो अमोनिया क्या होता है, NH3, इसको रिएक्ट कराना है Cl2 के साथ। बिकॉज क्लोरीन गैस है तो सिंगल क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन गैस में Cl2 दो एटम्स होते हैं क्लोरीन के। तो इनको रिएक्ट कराना है, क्या बनेगा? देखो यहाँ पे क्लोरीन क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इन दोनों में से किसको अपनी तरफ खींचेगा? बिकॉज हाइड्रोजन तुम्हारा हल्का एटम है, लाइट एटम है, तो ये अपनी तरफ H को खींचेगा, राइट। और क्या बना लेगा? ये बना लेगा HCl, बिकॉज H की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, दोनों रिएक्ट करके क्रिस क्रॉस करके तुम HCl बना सकते हो। ये बन गया। अब HCl के साथ साथ ये तो बन गया, यहां पे क्या बचेगा तुम्हारे पास में? N बचेगा। अब नाइट्रोजन, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास में क्लोरीन क्या है, एक्सेस में है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्सेस क्लोरीन। तो एक्सेस क्लोरीन क्या करेगी? नाइट्रोजन का देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 5। आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 की कमी होती है, यानी कि नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड्स खाली होते हैं, 3 जगह वो कोई चीज जोड़ सकता है अपने साथ में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्लोरीन एटम्स कुछ बच गए होंगे यहाँ पे एक्सेस में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद दीज एक्सेस क्लोरीन एटम्स एंड क्या बना लेगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें इस कंपाउंड के बारे में पता होगा। ये कंपाउंड क्या है? इट इज एन एक्सप्लोजिव। ये एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, ठीक है, विस्फोट कर सकता है ये। और इसका नेचर कैसा होता है, मतलब ये दिखता कैसा है? ये तुम्हारा येलो कलर का होता है। ये एक ऑयली कंपाउंड है, ठीक है, ऑयली भी तुम मेंशन कर सकते हो। तो येलो कलर ऑयली एक्सप्लोजिव कंपाउंड इज फॉर्म और उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पे तुम ये रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो, बाकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोला है 1 मार्क्स में, तो तुम्हें अगर डायरेक्टली ये पता है तो तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो। और बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें रिएक्शन बना देते हो तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। बाकी ऑब्जर्वेशन में तुम्हें ये जरूर बताना है कि ये येलो कलर एक्सप्लोजिव इज फॉर्म। चलो अगला देखते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट है, जिंक नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, कि जब भी हम किसी नाइट्रेट को हीट करते हैं, NO3 होल ट्वाइस यहाँ पे होगा बिकॉज जिंक है, तो नाइट्रेट को जब भी स्ट्रांगली हीट किया जाएगा उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट देखते हैं। रिएक्शन देख लो, बाकी रिएक्शन अगर नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ZnNO3 होल ट्वाइस, बिकॉज जिंक की वैलेंसी क्या होती है? +2, नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1। क्रिस क्रॉस करोगे नाइट्रेट के बगल में 2 लग जाएगा, तो जिंक नाइट्रेट हो गया। इसको हमने किया स्ट्रांगली हीट। तो जब भी किसी नाइट्रेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं वहां 3 चीजें बनती हैं। एक तुम्हारा बनता है NO2, तो सबसे पहला काम NO2 लिख दो, प्लस O2 और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा मिलता है। तो उस ऑक्सीजन एटम को वापस से जिंक के साथ रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा? Zn। तो जब जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा तुम्हें? यहां पे जो NO2 है इट इज अ रेडिश ब्राउन कलर गैस। ये तुम्हारी NO2 जो है ये तुम्हारी रेडिश ब्राउन कलर गैस होती है, यही तुमको दिखाई देगी। सो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व्ड, राइट। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो गया। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे हमने किया। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट हमारा है गिव रीजन, और यहाँ पे पहला हमारा रीजन क्या पूछा गया है? When ammonia gas is passed over black copper oxide in a combustion tube, a reddish brown substance is left behind। तो यहाँ पे अमोनिया गैस को हमें रिएक्ट कराना है कॉपर ऑक्साइड के साथ और कुछ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनेगा। तो क्या बनेगा वही तुम्हें रीजन बता देना है। तो देख लो, सिंपल है। यहाँ पे तुम्हें अमोनिया गैस को रिएक्ट कराना है NH3 को किसके साथ? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड ये तुम्हारा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जब कराओगे तो देखो क्या होगा, जब तुम स्ट्रांगली हीट कर रहे हो इसको कंबशन ट्यूब में, तो यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, एटमाइज हो जाएंगे, एटम्स सारे बिखर जाएंगे अलग अलग। तो CuO में से Cu अलग हो जाएगा, कॉपर और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, NH3 में से N अलग और हाइड्रोजन अलग। अब क्या क्या बचेगा सोच लो। यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो एक मेटालिक एटम है, तो यहाँ पे वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, तो कॉपर तुम्हारा अकेला बचता है और यही तुम्हारा रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है। बाकी और क्या क्या बनता है? H और ये O आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, बना लेंगे वाटर, ठीक है, ये बन गया वाटर।
और बाकी बचा तुम्हारा N, नाइट्रोजन अपना खुद ही में नाइट्रोजन गैस फॉर्म कर लेगा और क्या बना लेगा, N2। तो याद रखना ये चीज, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आसानी रहेगी कि जब भी हम अमोनिया को किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका ऑक्सीजन वो खा जाता है या उसमें से ऑक्सीजन वो निकाल देता है। तो अमोनिया इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड के लिए, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल के वो उसका मेटालिक फॉर्म यानी कि कॉपर बना देता है। और यही क्या है, यही तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर तुमने रियल लाइफ में कॉपर देखा है तो कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, थोड़ा थोड़ा सोने जैसा होता है, बट एग्जैक्टली सोने की तरह नहीं कहेंगे, थोड़ा सा दबा रंग होता है इसका। तो रेडिश ब्राउन कलर तुम्हें सब्सटेंस कॉपर का दिखाई देगा। ये रिएक्शन से तुम सपोर्ट कर सकते हो अपने गिवन रीजन को, यहाँ पे एक लाइन में तुम रीजन लिख भी सकते हो। अगला देखते हैं बी पार्ट। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट है क्विकलाइम इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब देखो होता क्या है, क्विकलाइम क्या है, क्विकलाइम होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको तुम एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करोगे किसके साथ में, HCl के साथ में, तो सोच के देखो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएंगे और क्लोरीन और ये कैल्शियम रिएक्ट कर जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमको नहीं चाहिए इसको ड्राई करते समय। तो HCl को हम इसीलिए CaO या कैल्शियम या क्विकलाइम की मदद से नहीं ड्राई करते, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद, ये बिकॉज की स्पेलिंग ये मत लिखना तुम लोग, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद HCl। तो इसीलिए हम क्विकलाइम को यूज नहीं करते हैं इसके ड्राइंग में, बिकॉज क्विकलाइम रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ में, यही रीजन है। और यही लिख दोगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एलिमेंट Y। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X की ज्यादा है Y से, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X की ज्यादा है Y से। तो चलो भी ए पार्ट देखते हैं क्या है। ए पार्ट में है हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ X लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ Y। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसी के रिस्पेक्ट में ही ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सेम रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी एलिमेंट की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एलिमेंट Y, तो उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर भी तुम्हारी X की ज्यादा होगी देन Y। वैसा क्यों होता है, सोच के देखो। अगर किसी एटम की या किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरे एटम में से जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो दैट मींस वो उस एटम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसकी ज्यादा होगी ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर X की ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ X इज ग्रेटर देन Y। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, यानी कि ऑक्सीडाइज भी ज्यादा तेजी से करेगा, ज्यादा पावर के साथ करेगा, तो X की ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Y। सिंपल है। फिर बी पार्ट, हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ Y। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम पैटर्न में फॉलो करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी X की क्या हो जाएगी, मोर देन Y। ये स्टेटमेंट फॉर्म में तुम्हें लिख देना है सेंटेंस बना के। फिर उसके बाद सी पार्ट है, स्टेट वेदर X इज लाइकली टू बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ Y इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, जब हम पीरियड में आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। तो जब X की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, दैट मींस X तुम्हारा किधर होगा, टुवर्ड्स राइट साइड, राइट, पीरियड में आगे होगा, और Y किधर होगा, पीछे होगा। तो इस तरह हमें अरेंज करना है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट 4। तो यहाँ पे रिएक्शंस फॉर्म करने हैं, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन बनाने हैं, पढ़ते हैं क्या है। पहला है अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कैसे बनाना है देखो। अगर तुम्हें नहीं भी आता है कैसे बनाओगे, अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, इतना तो तुमको आना चाहिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद और क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम है और इसके साथ में हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे क्या नंबर लगेगा, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, OH की -1 होती है। मैंने हमेशा बच्चों से बोला है कि वैलेंसी जरूर याद रखा करो रेडिकल्स की और एटम्स की। तो यहाँ पे आयंस की, सॉरी, तो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए क्रिस क्रॉस करोगे यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब इनको रिएक्ट कराना है, रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे इसके साथ भी 2 चीजें जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर तुमको रिएक्शंस बनाने में डर लगता है ना, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर से देख लेना, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, एंड कैसे रिएक्शंस बिना रटे बनाए जाते हैं ये तुम्हें मैंने उसमें बहुत ईजी समझाया हुआ है। उस वीडियो को देख लोगे तुम्हें कभी रिएक्शंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, NH4 ये यहां से ब्रेक करेगा NH4 और Cl में, और ये यहां से ब्रेक करेगा कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो देखो NH4 रिएक्ट करेगा इस OH के साथ में और बनाएगा
NH4OH क्रिस क्रॉस कर सकते हो, कोई नंबर नीचे नहीं लगेगा बिकॉज OH की वैलेंसी -1, NH4 की वैलेंसी +1, तो +1 -1 क्रिस क्रॉस करोगे, कोई नंबर नीचे नहीं लगना। फिर उसके बाद में Cl बचा और कैल्शियम बचा, तो Ca और Cl दोनों रिएक्ट कर लेंगे, क्या बनाएंगे प्लस CaCl, और यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके 2 लगेगा बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, वैलेंसी आनी चाहिए तभी तुम ये बना सकते हो। सो ये हो गया पहला रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। अच्छा, बैलेंसिंग यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, बैलेंसिंग तुम लोग अपने आप से कर सकते हो। बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ट्रायल एंड एरर मेथड से, वो भी मैंने अपने उस वाली वीडियो में बताई है, उस वीडियो को जाके देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर पूरा बताया रिएक्शन बनाते कैसे हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलो ये बी पार्ट पे आते हैं। सो बी पार्ट हमारा है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक कार्बोनेट। तो हमें रिएक्ट कराना है नाइट्रिक एसिड को जिंक कार्बोनेट के साथ, तो HNO3 विल रिएक्ट विद जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो जिंक की वैलेंसी क्योंकि +2 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करोगे दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, ZnCO3 सिंपल लग जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे HNO3 में से H अलग हो गया और NO3 अलग हो गया, उसी तरह जिंक में से Zn अलग हो गया और कार्बोनेट अलग हो गया। अब जो मेटल है वो इस नॉन मेटालिक रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी NO3 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा ZnNO3, और यहाँ पे क्योंकि जिंक की वैलेंसी क्या होती है +2, तो क्रिस क्रॉस करोगे NO3 के बगल में लग जाएगा नीचे 2, तो यहाँ पे बना लेगा ZnNO3 होल ट्वाइस। अगली चीज क्या बनेगी, देखो यहाँ पे CO3 है और यहाँ पे H है, तो H और CO3 क्रिस क्रॉस करोगे, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, तो H के यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके लग जाएगा 2, तो ये बना लेगा H2CO3। लेकिन एक चीज देखो, ये मैंने अपने उस वाले वीडियो में बताया हुआ है जहां मैंने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के वीडियो बनाए थे, तुम जाके सर्च कर सकते हो, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में देख सकते हो, मैंने इसको बताया कि ये चीज स्टेबल नहीं होती है। कभी तुमने कोल्ड ड्रिंक पी है तो ऑब्वियसली पी ही होगी, तो जैसे ही तुम उसका ढक्कन खोलते हो वहां पे यही चीज प्रेजेंट होती है, कार्बोनिक एसिड, एंड जैसे ढक्कन खोला जाता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग उड़ जाती है, पानी पानी सीधे बच जाता है। तुम 1 घंटे तक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोल के रख दो, वहां पे उसकी गैस सारी उड़ जाएगी, उसमें कोई हार्डनेस नहीं रह जाती है उसके बाद। तो वही चीज इसमें समझो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है भाई, ढक्कन खोला, प्रेशर रिलीज हो गया, सारी की सारी गैस उड़ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है H2CO3, ये ब्रेक कर जाता है किस चीज में, वाटर में और CO2 में। यही चीज जो थी यही तुम्हारी क्या थी, H2CO3, ठीक है। ये कभी भी बन के आए तो याद रखना ये स्टेबल नहीं होता है, ब्रेक कर जाता है। अगर प्रेशर में इसको रखोगे, बंद करके रखोगे तो भले ये उसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन हम ओपन में कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ब्रेक कर जाएगा इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम्हें ये लिखना है, तो बस यही फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे फिर इस रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। बिकॉज बुक में देखो सैकड़ों रिएक्शन, तुम सारे के सारे रट के नहीं जा सकते हो, तुम्हें वहीं पे बनाना सीखना पड़ेगा, तभी तुम केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। तो सी इज concentrated sulfuric acid is added to hydrated copper sulfate। तो चलो रिएक्ट कराते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ में, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या हो गया, CuSO4.5H2O, ये होता है तुम्हारा हाइड्रेटेड, 5 यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। अब जैसे हाइड्रेटेड की बात की है ना, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो होता है ड्राइंग एजेंट, ठीक है, वो सुखा देता है कंपाउंड को। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और CuSO4 में से ये सारा का सारा पानी तुम्हारा रिलीज, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, H2SO4 नहीं रिएक्ट करेगा, वो बना रहेगा तुम्हारा, वो सिर्फ ड्राई कर रहा है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे CuSO4 अलग हो जाएगा और प्लस 5H2O, बाकी 5H2O ही रहेगा, बाकी और चीजें देख लो, बैलेंस अगर करने की जरूरत है तो उसको कर लेना। तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा रिएक्शन। चलो ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट पार्ट इसमें है, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग अलॉयज। अब अलॉय वाला पार्ट मैंने बोला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बुक का छोटा सा पोर्शन है, मेटलर्जी के एंड में एकदम दिया है, और हर साल ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अलॉयज के बारे में जितनी भी चीजें वो पढ़ लेना, मतलब अलग अलग अलॉयज में किन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ तुमसे मेन मेटल पूछा है कि इनमें क्या होगा, तो ड्यूराल्यूमिन, नाम से ही पता लग रहा है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम इज दी मेन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम और तुम्हारा कॉपर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, बट मेन एल्यूमिनियम का ये अलॉय है। फिर उसके बाद ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मेन इसमें क्या होता है कॉपर, मेजॉरिटी इसमें कॉपर होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है
राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। केमिकल इक्वेशन बनानी है, रिएक्शन फॉर्म करना है। ए पार्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाना है फ्रॉम लेस वोलाटाइल एसिड। अब लेस वोलाटाइल एसिड क्या होता है? इट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 की मदद से तुम्हें यहाँ पे HCl बनाना है। सोच के देखो, सिंपल है बहुत। कैसे करोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से तुम्हें HCl बनाना है। HCl में क्या है? Cl प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे H2SO4 में से SO4 को हटाना है, Cl को लाके लगा देना है। कैसे करोगे? तो कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें Cl प्रेजेंट है। भाई तुम MgCl ले सकते हो, MgCl2 हो जाएगा। सिंपल, खाने वाला नमक ले लो, ठीक है। तो NaCl ले लेंगे हम, NaCl प्लस इसको रिएक्ट करा देंगे H2SO4 के साथ। ये कंसंट्रेटेड है, यहाँ ये भी मेंशन कर देंगे। तो बस रिएक्शन कराओ, क्या होगा? NaCl में से Cl अलग हो जाएगा, H2SO4 में से SO4 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H और Cl जुड़ के क्या बना लेंगे, क्योंकि वैलेंसी +1 -1 होती है, सिंपल HCl बन जाएगा। यही तुमको बनाना था। और इसके अलावा Na और SO4 ये रिएक्ट करेंगे आपस में, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Na और SO4 रिएक्ट करेंगे। SO4 की वैलेंसी -2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करोगे क्या बना लेगा? ये बना लेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे HCl तुम्हारा फॉर्म हो गया। ये तुम्हें रिएक्शन लिखना था। बाकी बैलेंसिंग तुम कर लेना अपने आप से, ये मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत और लग जाएगा। फिर उसके बाद बी पार्ट है, ब्रोमीन गैस इज पास्ड ओवर इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हो जाएगा, ब्रोमीन गैस को हमें इथीन से रिएक्ट कराना है। तो इथीन क्या होता है? इन यानी कि डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा C2H4। यहाँ पे C2H4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, इस तरह बचे कितने? 2 यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। तो C2H4 को हमें रिएक्ट कराना है ब्रोमीन गैस के साथ। तो Br2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होता है? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक एक यहाँ पे और बॉन्ड खुल जाएगा, एक Br इसमें लगेगा, एक Br इसमें लगेगा। क्या बना लेगा? ये तुम्हारा सिंपल एडिशन रिएक्शन है और ये बना लेगा C2H4Br2, ठीक है। C2H4Br2 ये हो जाएगा तुम्हारा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ये बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है हमें। तो पढ़ते हैं क्या दिया है सिचुएशन। अभिषेक वॉज गिवन अ सॉल्ट X फॉर एनालिसिस विच वॉज व्हाइट इन कलर। तो एक सॉल्ट है, अभिषेक को दिया गया है, वो व्हाइट कलर का है, हमें नहीं पता क्या है। आगे है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट प्रोड्यूसेस अ येलो रेसिड्यू। तो उसको जब हमने हीट किया तो एक येलो रेसिड्यू फॉर्म हुआ। अ कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस फॉर्म हुई। एंड ऑल्सो अ रेडिश ब्राउन गैस। अब ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, सारा तुम्हें समझना है। 3 चीजें बन रही हैं देखो, जब हमने उसको हीट किया कंपाउंड को, एक येलो रेसिड्यू, एक कलरलेस गैस और दूसरा एक रेडिश ब्राउन गैस। अभी देखो ये हम कर चुके हैं शायद पीछे। आगे है, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट X व्हेन टेस्टेड विद एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये टेस्ट हमें बता रहे हैं कि जब हम एक्सेस ऑफ सॉल्ट X को रिएक्ट कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही आ गया। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा? प्रोड्यूसेस चॉकी व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। अब चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट किस केस में बनता है? ये बनता है तुम्हारा लेड के कंपाउंड के केस में। लेड के साथ तुम्हारा लेड हाइड्रोक्साइड जब बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लेड के साथ रिएक्ट करेगा, लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है, वही तुम्हारा चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? नेम द कलर्ड गैस इवॉल्व्ड व्हेन अभिषेक हीटेड द सॉल्ट स्ट्रांगली। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो समझ में आ गया हमको कि लेड है हमारे पास में, और सॉल्ट में तुम्हारा कौन सा आयन प्रेजेंट है वो तुम इससे निकाल सकते हो कि रेडिश ब्राउन गैस बन रही है। तो रेडिश ब्राउन गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि लेड का नाइट्रेट प्रेजेंट है। तुम्हारा जो सॉल्ट है वो लेड का नाइट्रेट है, राइट। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट तुम्हारे पास में सॉल्ट है, PbNO3 होल ट्वाइस इसलिए बिकॉज लेड की वैलेंसी +2 होती है। तो लेड नाइट्रेट तुम्हारा सॉल्ट है, जो X से दिया हुआ है लेड नाइट्रेट है, ये हमने यहां से निकाल लिया। अब इसके बाद जो जो पूछा गया है वो बता दो। नेम द कलर्ड गैस इवॉल्व्ड व्हेन अभिषेक हीटेड द सॉल्ट स्ट्रांगली। कलर्ड गैस कौन सी है? रेडिश ब्राउन, NO2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया। फिर उसके बाद बी पार्ट है, विच कैटायन वाज प्रेजेंट इन द सैंपल गिवन टू अभिषेक। तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन कौन सा प्रेजेंट है? Pb, लेड। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, वर्ड में लिख सकते हो लेड या फिर Pb+2। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी नाम लिख देना बिकॉज नेम बोला गया है। जब भी नेम कहेगा, नेम लिखा नहीं है अलग से, बट फिर भी जब भी ऐसा क्वेश्चन है नाम लिख देना, वो ज्यादा बेटर रहता है। फिर उसके बाद सी है, आइडेंटिफाई द सॉल्ट गिवन टू अभिषेक फॉर सॉल्ट एनालिसिस। क्या है? लेड नाइट्रेट। ये भी हम वर्ड में लिख देंगे, इट इज लेड नाइट्रेट। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा,
राइट। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये रेक्टिफिकेशन से नहीं होगा। अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा है अच्छे से तभी तुम ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। दिमाग लगाओ, क्या क्या चीजें बन रही हैं उनको तुम आइडिया लो कि हाँ ये चीज इस कलर की है तो ये कौन सी चीज होगी। इस तरह जब तुम ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तभी ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आई होप चीज समझ पा रहे होगे। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 है इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क हमने लिया है, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाज हीटेड। तो यहाँ पे हम इथेनॉल को ले रहे हैं, एसिटिक एसिड को ले रहे हैं। अब अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि जब अल्कोहल को ओइक एसिड या एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तुम्हारा एस्टर फॉर्म करता है, फ्रूटी स्मेल जिसमें होती है। तो ये नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे एस्टर फॉर्म होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इसीलिए स्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद बी पार्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम देखोगे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा ड्राइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, कैटलिस्ट मत लिख के चले आना, यहाँ पे वो ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फिर उसके बाद है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, जब अगर तुम ये रिएक्शन करोगे तो जो एस्टर फॉर्म होता है उसकी एक फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, फ्रूट जैसी तुम्हें स्मेल सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पे वही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि एस्टर फॉर्म होगा तो वहां पे तुम्हें फ्रूटी स्मेल देखने को मिलेगी, वही तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। तो यू विल ऑब्जर्व अ फ्रूटी स्मेल फ्रॉम द एस्टर दैट इज फॉर्म। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। तो क्या है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कंपाउंड क्यू, कुछ क्यू कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बनाते चलते हैं साथ में। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं कंपाउंड क्यू के साथ, क्या है हमें नहीं पता, क्या बन रहा है। आगे है टू गिव सॉल्ट कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा CaNO3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है। कैल्शियम और नाइट्रेट को रिएक्ट कराओगे या बनाओगे तो क्रिस क्रॉस करोगे, यहाँ पे नीचे 2 लग जाएगा। ये तुमको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो रिएक्शन बनाने में बहुत दिक्कत है। फिर आगे वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वाटर बना लो H2O और प्लस CO2। अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे ये कंपाउंड क्यू क्या होगा, देखो नाइट्रेट तो यहाँ से आ गया इसमें से, ठीक है, और क्या चीज यहाँ पे मिल रही है, H2O, H यहाँ पे है, यहाँ पे O भी प्रेजेंट होगा, या O चलो यहीं से मिल गया। अगली चीज क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रही है दैट जो ये क्यू है इसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कार्बोनेट होगा इसमें बेसिकली। तो ये जो क्यू है इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे CO3। अब होल ट्वाइस लगेगा वो चीज अभी हम देख लेंगे। तो कार्बोनेट तो यहाँ पे प्रेजेंट है, किस चीज का कार्बोनेट है। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम, कैल्शियम भी तो कहीं से आया है, कैल्शियम इसमें तो है नहीं HNO3 में, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और CaCO3। कैल्शियम की वैलेंसी तुम्हारी होती है +2 और CO3 की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस करोगे कोई नंबर नहीं लगेगा। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ। देखो H ने रिएक्ट करा CO3 के साथ, H2CO3 बनाया जो कि ब्रेक हो गया, H2CO2 बन गया, और कैल्शियम रिएक्ट करेगा नाइट्रेट के साथ, बना लेगा CaNO3 होल ट्वाइस, राइट। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, हमें कंपाउंड क्यू को पहचानना है, क्या है कंपाउंड क्यू, ये जो है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह हमको पहचानना होगा। आई होप समझ गए होगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मतलब इसी का पार्ट 2, what will be the mass of carbon dioxide that will contain the same number of molecules as present in 3.2 ग्राम of oxygen gas। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमसे mass of carbon dioxide पूछा है that will contain the same number of molecules as present in 3.2 ग्राम of oxygen gas। तो पहले तो ये पता लगाओ ना कि 3.2 ग्राम of oxygen gas में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका RMM कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक ऑक्सीजन तुम्हारा 16 इसका RMM होता है, तो 16 + 16 ये हो जाएगा 32। तो ऑक्सीजन का RMM हो गया 32, तो हम कह सकते हैं दैट 32 ग्राम ऑफ O2, भाई ये उसका RMM है ऑक्सीजन का। इसमें n नंबर ऑफ यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट है दैट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या कोई भी तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा उसके RMM के बराबर अगर तुम उसका मास लेते हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे इट कंटेन्स, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कंटेन्स
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3.2 अगर तुम्हें लाना है 10 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, क्या हो जाएगा? तो 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, कंटेन्स कितने? 0.6022, या फिर ऐसे कह सकते हो, एक यहाँ पे पावर घटा दो, सिंपल है, तब भी तुम्हारा पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब तुम्हें ये पता लग गया कि हाँ 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो तुम्हें इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने हैं किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं, ये हम रफ वर्क में कर सकते हैं इतना काम। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का आरएमएम निकालो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया 32, तो 12 + 32 कर लो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो आ गया 44। तो हम कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का आरएमएम निकाल लो, उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें 10⁻22 चाहिए, तो वही काम करेंगे, 10 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, सिंपल। क्या हो जाएगा? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना? 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 4.4 ग्राम ऑफ CO2। पूरा है लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा, वर्किंग नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आई इसमें कोई भी चीज, तो मेरा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक वीडियो है, उसको जाकर तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। मोल कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई लर्निंग लिख के सर्च करना यूट्यूब सर्च में, वो वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लो। मोल कॉन्सेप्ट वहां पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो नीचे कमेंट्स में लिख के भी तुम लोग बोल सकते हो, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक और वीडियो ले आऊं। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला पार्ट हमारा है पार्ट 3, स्टेट द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जब हम सल्फर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो S है और H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? बिकॉज सल्फर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सल्फर को, और ये बना लेता है SO2, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस केस में पर्टिकुलर यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है सल्फर को, तो यहाँ पे हो जाएगा इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस रिएक्शन में लग रही है। अगला देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फाइड टू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो यहाँ पे फेरस सल्फाइड है यानी कि FeS है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, FeS यहाँ से ब्रेक करेगा, H2SO4 यहाँ से ब्रेक करेगा। चाहो तुम बना सकते हो, ये बना लेगा FeSO4, ये बना लेगा FeSO4, बिकॉज Fe और SO4 दोनों के +2 और -2 वैलेंसी है, और S और ये H ये बना लेंगे तुम्हारे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, तो ये सिंपल बन के आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिली? यहाँ पे हमें इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को मिली, मतलब कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, बस इसने रिएक्ट किया है, तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ड्राइंग एजेंट वाला काम नहीं कर रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम नहीं कर रहा, सिंपल रिएक्शन कर रहा है, तो हम कहेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें दिख रही है। फिर उसके बाद अगला है इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या होता है? इथेनॉल तुम्हारा कैसे है? C2H5OH, ये C2 हो गया, H5 और OH आगे लग जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1H 2H 3H 4H और 5H। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे सोच के देखो क्या होगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक काम होता है कि वो पानी निकाल देता है, यानी कि यहाँ पे से H और OH में से ये मतलब रिएक्ट करा के निकाल देगा वाटर, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है बेसिकली। या फिर ऐसे कह सकते हो, OH अगर तुम यहाँ पे लगाओ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ OH लगा दो और यहाँ H लगा दो, तो ये H और OH यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। तो बेसिकली H2SO4 क्या कर रहा है? इट एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर तुम रिएक्शन यहाँ पे बना लेते हो तो रिएक्शन बना के तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं, अगला है फोर्थ पार्ट, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखो इक्वेशंस या रिएक्शंस बनाना तुम्हारा लगभग केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। फिर से आ गए यहाँ पे, सो गिव बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। इक्वेशन बनाना सीखना मस्ट है केमिस्ट्री में, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे क्या है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड।
तो यहाँ पे कार्बाइड की मदद से हमें इथाइन गैस बनानी है, तो चलो बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड चाहिए, तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। इसको तुम अगर प्रॉपर इस तरह से बनाओगे, कैल्शियम की वैल्यू से यहाँ पे 2 होती है, तो 2 यहाँ पे जुड़ेंगे कार्बन, और कार्बन के पास क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं, एक एक तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बीच में 3 लग जाएंगे। यही तुम्हारा है कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बनाने के लिए हम इसको मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्ट कराने के लिए इसको इस तरह लिख लो, HOH, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है। अगर ऐसे कर लोगे तो ज्यादा इजीली रिएक्शन बन जाएगा, वरना जूझते रहोगे इसमें। अब देखो होगा क्या, कैल्शियम तुम्हारा OH और OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CaOH फोल्ड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसीलिए हमने अलग अलग करके ऐसे लिखा है वाटर को। फिर उसके बाद ये 2 कार्बन हैं, इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे एक H इधर लग जाएगा इसके साथ, और एक H यहाँ लग जाएगा, तो बन गया तुम्हारा क्या, ये बन गया इथाइन गैस। यही तुम्हारी इथाइन हो गई। इसको अगर बैलेंसिंग की जरूरत हो तो बैलेंस करना, बन गया तुम्हारा रिएक्शन। इसके बाद अगला है बी पार्ट, ये ए हो गया। बी है कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिटेट। तो एसिटिक एसिड को इथाइल एसिटेट में कन्वर्ट करना है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो ये तो हो गया एसिटिक एसिड, हमें इससे बनाना है इथाइल एसिटेट। अगर तुमको एक चीज पता है कि ये जो इथाइल एसिटेट है ये क्या है, ये एक एस्टर है, तो तुम्हें यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराना है। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के साथ। तो यहाँ हमें इथाइल का एसिटेट बनाना है। तो इथाइल एसिटेट कैसे आएगा, इसको रिएक्ट कराओगे, ये तुम्हारा हो गया एसिटिक एसिड, इसको रिएक्ट कराना है तुम्हें इथाइल अल्कोहल के साथ, यानी कि C2H5OH के साथ। क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा ड्राइंग एजेंट की तरह यहाँ पे लिख देना, और जब ये रिएक्ट करेगा क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा एस्टर CH3COO, यहां से H निकल के जाता है बाहर, और यहां से OH। तो H और OH क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं वाटर। इसी को ड्राई करने के लिए तुम्हारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, और ये C2H5 जाके यहाँ पे लग जाता है, ये बना लेगा C2H5। यही क्या बन गया, ये है इथाइल एसिटेट। दिस इज इथाइल एसिटेट। यही तुम्हारा एस्टर फॉर्म हो गया, यही तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, इस तरह बन जाता है। चलो अगला देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। थर्ड रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, सारी चीजें हम अपने आप से नहीं बना सकते हैं। देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का हम करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, और यहाँ पे NaNO3 को हम रिएक्ट कराते हैं। NaNO3 को, इसमें से नाइट्रेट मिल जाएगा HNO3 बनाने के लिए, इसको रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा याद रखना कैसे ब्रेक करता है। कंसंट्रेटेड वाला सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक करता है H और HSO4 में, बायसल्फेट में। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब भी ब्रेक करेगा H2 और SO4 में नहीं, H और HSO4 में ब्रेक करता है। तो बस रिएक्शन कराना है, करा देते हैं। क्या होगा देखो, यहाँ पे H और HSO4 में ये ब्रेक हुआ, NaNO3 में ये ब्रेक हो गया। तो Na तुम्हारा रिएक्ट करेगा HSO4 के साथ, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, बना लेगा NaHSO4। HSO4 की वैलेंसी -1 होती है, Na की वैलेंसी +1 होती है, तो नंबर कोई नहीं लगना नीचे। HSO4 क्योंकि एक ऑलरेडी रेडिकल है तो इसका 4 तो रहेगा ही। बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे HSO4 क्यों है, बिकॉज ये रेडिकल है, उसमें O4 प्रेजेंट है, तो वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ब्रैकेट लगा के कोई और नंबर नहीं लिखोगे, बिकॉज दोनों की वैलेंसी +1 -1 है, सिंपल है। फिर इसके बाद क्या बच रहा है, यहां से मिलेगा तुमको H, ये वाला इस तरह ब्रेक हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे H मिल गया और यहाँ पे NO3 मिल गया। सिंपल क्या बन जाएगा, HNO3 बन गया नाइट्रिक एसिड। बस काम खत्म, इसको बैलेंस करना जरूरत पड़े तो बस ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4। आई होप पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया गया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है, A student was asked to perform 2 experiments in the laboratory based on the instruction given below। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हुए हैं ये, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन below and state one observation for each of the experiments। हमें ऑब्जर्वेशन बताना है बेसिकली, तो डायग्राम के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन है, मतलब रिएक्शन नहीं दे रखा है या कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है तुम्हें। तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब कंटेन्स सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट है तुम्हारे पास में ZnSO4 प्लस, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड के साथ,
Cl2 के साथ। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगा भाई, BaCl2 ऐसे ब्रेक करेगा, ZnSO4 ऐसे ब्रेक करेगा, बनाएगा ZnCl2, इसका कोई कलर होता नहीं है, प्लस दूसरी चीज क्या बनेगी यहाँ पे BaSO4। BaSO4 ये तुम्हारी काम की चीज है। अब ये जो BaSO4 होता है ये तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट पीपीटी। तो यही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म होगा दैट फॉर्म्स अ व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब दिखेगा तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो यही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अ व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंट 2 में हमें दे रखा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यानी कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो NH4OH को हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी प्रेसिपिटेट है, ये तुम्हारा पेल ब्लू कलर का होता है, ये तुम्हारा ऑलरेडी प्रेसिपिटेट पेल ब्लू कलर का है, और उसमें तुम एक्सेस में और ज्यादा मात्रा में NH4OH मिला रहे हो। एक्सेस वाला केस है ये, याद रखना, एक्सेस में लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन ये एक्सेस में मिला रहे हो। क्यों? बिकॉज प्रेसिपिटेट ऑलरेडी बन चुका है CuOH होल्ड, उसमें तुम और ज्यादा NH4OH मिला रहे हो। अगर तुमने ये एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि जब एक्सेस में CuOH होल्ड ट्वाइस बन चुका है, प्रेसिपिटेट बन चुका है, और एक्सेस में और NH4OH मिलाया जाता है, तो ये क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स अ इंकी ब्लू सॉल्यूशन। इंकी ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म, मतलब ये प्रेसिपिटेट तुम्हारा डिसॉल्व हो जाता है और इंकी ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। तो बस यही यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, इंकी ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म इन एक्सेस ऑफ NH4OH, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मतलब क्वेश्चन 6 का पार्ट 2। यू आर प्रोवाइडेड विद द लिस्ट ऑफ केमिकल्स मेंशन्ड बिलो इन द बॉक्स। ये केमिकल्स तुम्हें दिए हुए हैं, यूजिंग सुटेबल केमिकल्स फ्रॉम द लिस्ट राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगेन इक्वेशन आ गया, इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ने वाली है भाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो कॉपर सल्फेट बनाना है इन पर्टिकुलर केमिकल्स से। मान लो एक केमिस्ट्री लैब में सारे केमिकल्स रखे हैं, तुमसे कह दिया ये बनाना है, कैसे बनाओगे? देखो कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए तुम्हें कॉपर चाहिए, सल्फेट चाहिए, तो यहाँ पे ढूंढो कि कॉपर तुम्हारे पास में कहाँ है। तो यहाँ पे अकेला कॉपर भी है, कॉपर कार्बोनेट भी है, और बाकी सल्फेट तुम्हें कहाँ से मिलेगा, H2SO4 में सल्फेट होता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज कर सकते हैं, और कॉपर के लिए हम यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। देखो कॉपर का सिर्फ यूज करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा, बिकॉज सिर्फ मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो इसलिए सिर्फ कॉपर का यूज नहीं कर सकते, कॉपर कार्बोनेट का यूज करोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ पे तुम्हारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो कैसे होगा देख लो, यहाँ पे CuCO3 ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, ये हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कराओ, Cu को SO4 के साथ रिएक्ट करा दो, ये बना लेगा CuSO4, प्लस अब यहाँ H जो निकलेगा, H तुम्हारा रिएक्ट करेगा CO3 के साथ, बना लेगा H2CO3, और H2CO3 अभी हमने देखा था स्टेबल नहीं होता है, तो ये बना लेगा H2 प्लस CO2, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस कर लेना बाकी इसको। फिर अगला है सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे सोडियम के लिए तुम्हें एक ही कंपाउंड दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH तुम्हें लेना पड़ेगा, और बाकी जिंक एक ही है, तो जिंक ये हो जाएगा। तो बनाते हैं रिएक्शन, थोड़ा सा अलग तरह का रिएक्शन, तो थोड़ा ध्यान देना। जिंक जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा याद रखना कि जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, थोड़ा सा अलग तरह का रिएक्शन होता है, इसमें ये जिंकेट फॉर्म करता है, ZnO2 साथ में जुड़ जाता है इसमें, तो Na2ZnO2, जिंकेट की वैलेंसी -2 होती है ZnO2 आयन की, तो ये बना लेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और बाकी क्या बच रहा है, H बच रहा है यहाँ पे, मतलब ये यहां से ब्रेक होता है, ये चीज याद रखना, Na2ZnO2, O जिंक के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद में ये आयन बनाता है और ये Na के साथ जुड़ जाता है, यही तुम्हारा क्या है, सोडियम जिंकेट। ये थोड़ा सा अलग तरह का रिएक्शन है, तो ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बना पाओगे। प्लस दूसरी चीज क्या बन रही है, हाइड्रोजन बच रहा है, तो हाइड्रोजन अकेला तो रहेगा नहीं, क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, तो यहाँ पे ये चीज बन जाती है। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है, सॉलिड अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेस एज अंडर। तो यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट कर रहे हैं और ये ब्रेक कर रहा है N2Cr2O3 और 4H2O में। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ 126 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेस, 126 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट का है, ये हमको दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट दैट अंडरगोज डिकम्पोजिशन। नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है तुम्हारा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या RMM।
तो RMM पहले फाइंड कर लो, गिवन वेट तो तुमको 126 पता ही है। सो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 का तुम्हें RMM निकालना पड़ेगा। तो RMM निकालो इसका, तो ये RMM यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। N का तुम्हारा नंबर होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4, एक हाइड्रोजन का एक मास, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और होल यहाँ पे लगा है ट्वाइस, तो इनको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस Cr2 है तो Cr का यहाँ पे 52 नंबर होता है, तो 52 इंटू 2 प्लस अगला क्या है O7, O तुम्हारा 16 है तो 16 इंटू 7, इसको सॉल्व कर लो, निकाल लो, ये आ जाएगा 14 प्लस 4 18 इंटू 2 प्लस 52 इंटू 2, 2 2 4 हो जाएगा, 5 2 10, 104 हो गया, और 16 7 7 6 42, 4 यहाँ पे कैरी गया, 7 1 7 112, इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 18 2 36 प्लस 104 प्लस 112, ऐड कर लेते हैं, 252 आ गया। और यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, वी हैव टू फाइंड 126 ग्राम ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेस, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन वेट हमको इसका कितना दे रखा है 126 अमोनियम डाइक्रोमेट का, RMM हमने निकाला 252, तो बस सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, राइट, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। तो आई होप फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में हमसे पूछा है द मास ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, तो क्रोमिक ऑक्साइड क्या है, ये है, इसका मास हमें बताना है कितना बन के आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे तुम वॉल्यूम वाला तो लॉ लगा नहीं सकते हो, गेलियस-फिक्स लॉ, तो यहाँ पे तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें इतना पता लग गया कि 0.5 मोल्स इसके तुम रिएक्ट करा रहे हो, तो 0.5 मोल्स अगर इसके हैं तो यहाँ पे नंबर रिएक्शन में क्या लगा है 1 लगा है, यहाँ पे भी रिएक्शन में 1 लगा है, तो यानी 0.5 मोल अगर इसके यूज हो रहे हैं तो 0.5 मोल ही तुम्हारे क्रोमिक ऑक्साइड के भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, बी पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वी विल से दैट 0.5 मोल्स of Cr2O3 are formed या प्रोड्यूस। तो यहाँ पे 0.5 मोल्स इसके भी बन रहे हैं, ये सिंपल तुम गेलियस-फिक्स लॉ से निकाल सकते हो, बिकॉज रिएक्शन में जो नंबरिंग होती है उसके हिसाब से तुम मोल्स का भी कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है। तो अगर 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका बन रहा है, 0.5 मोल इसके यूज हो रहे हैं तो 0.5 मोल इसके बन रहे हैं, सिंपल है। तो इसके 0.5 मोल जो बन रहे हैं उनका मास कितना होगा, मास तुम्हें निकालना है। तो मास ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, उसके लिए तुम्हें RMM पता होना चाहिए क्रोमिक ऑक्साइड का, तो निकालो, Cr2O3 का RMM निकालो, RMM ऑफ Cr2O3, चलो देखो Cr2 यहाँ पे 52 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस O3 16 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 2 4 5 2 10 और 16 3 48, ऐड कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 4 12, एक कैरी गया 5 152, तो 152 तुम्हारा RMM आ गया। तो हम कहेंगे हमें फाइंड करना है यहाँ पे मास ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह लिखोगे 152 ग्राम ऑफ Cr2O3 इज इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल तुम्हारा इतना होता है, बिकॉज जो भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही तो हमारा रिलेशन होता है मोल कॉन्सेप्ट का। भाई जितना तुम्हारा RMM है वो 1 मोल कैरी कर रहा है, 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 152 ग्राम ऑफ Cr2O3 इज इक्वल टू 1 मोल। हमें कितना चाहिए 0.5 मोल का मास चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 2 14, 1 कैरी गया, और ये आ जाएगा 6 2 12, तो 76 ग्राम ऑफ Cr2O3 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। तो कितना मास तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 76 ग्राम, तो बी पार्ट का आंसर 76 ग्राम हो गया। आई होप समझ गए होगे, इसका हो गया था 0.5 मोल्स और बी पार्ट का आंसर हो गया 76 ग्राम। सी पार्ट देखते हैं इसके बाद, सी पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में N2 भी बन रहा है। अब सोच के देखो, अगर 1 मोल इसका होता तो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का बनता, बट यहाँ पे 0.5 मोल हम अमोनियम डाइक्रोमेट का यूज कर रहे हैं, इसका भी 0.5 मोल बनेगा, बिकॉज मोल का मोल से कंपेरिजन हम कर सकते हैं। तो हम कहेंगे, सी पार्ट यहीं पे मैं कर रहा हूँ, हम कहेंगे 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। भाई इसके भी 0.5 मोल, बिकॉज 1:1 का रेशियो है, तो 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस होगा, तुम कंपैरिजन कर सकते हो नंबर का यूज करके। फिर इसके बाद 0.5 मोल अगर इसके बन रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। भाई देखो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, वो कितना होता है 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे आधे मोल का 0.5 मोल का कैसे निकालोगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 मोल जो होगा उसका मोलर वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11.2 लीटर्स। तो 11.2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैसेस प्रोड्यूस, ऐसे तुम निकाल सकते हो। तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी, अगर मोल कॉन्सेप्ट का तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम इजीली कर सकते हो। बाकी हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करना तो स्टेटमेंट जरूर से मेंशन करना। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख के कर दिया, वहां पे तुम्हें स्टेटमेंट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, तभी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है पार्ट 4, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स पी क्यू आर। यहाँ पे 3 रिएक्शंस है, तीनों में हमें यहाँ पे रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस पी गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड है, ये सिर्फ कॉपर बच रहा है और इसमें से वाटर निकल रहा है। तो सोच के देखो क्या होगा, CuO है, इसमें हम कुछ रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बन रहा है, Cu अलग हो जा रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे सोच के देखो क्या चीज है, कॉपर तो यहाँ से मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सिंपल है। तो P क्या हो गया, P इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस H2, सिंगल हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। फिर उसके बाद B देखो, आयरन पाइराइड प्लस Q गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आयरन पाइराइड FeS2 होता है, ये आयरन का ओर है, प्लस Q हमें रिएक्ट कराना है, तो क्या होगा देख लेते हैं। आयरन ऑक्साइड बनेगा यानी FeO बनेगा, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2। तो इसमें देखो क्या क्या तुम्हें मिल रहा है, Fe तो यहाँ से मिल गया, S यहाँ से मिल गया, तो Fe और S तो यहाँ पे प्रेजेंट है, बचा क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ही बच रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑक्सीजन, सारी की सारी गैसेज ही हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद C पार्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस R गिव सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। इसको देख लो, NaCl है प्लस कुछ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। Na तो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और Ag तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और Cl तुम्हें यहाँ से मिल रहा है। तो Na और Cl तो मिल गया, क्या नहीं मिल रहा है, Ag और NO3। तो सिल्वर नाइट्रेट ये होगा, ये जो R तुम्हारा है ये क्या हो जाएगा, AgNO3, या फिर सिल्वर नाइट्रेट नाम लिखना है, ये हो जाएगा तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट। तो बस तीनों का आंसर हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ पे रिएक्ट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। यहाँ पे है गिव रीजंस, रीजंस देने हैं। पहला है नाइट्रिक एसिड डज नॉट नॉर्मली लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रिक एसिड जो होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो HNO3 होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोच के देखो, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो उसमें वो ऑक्सीजन तुम्हारा रिएक्ट कर जाएगी जल्दी से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो वाटर फॉर्म कर लेगा। सो इसीलिए नाइट्रिक एसिड नॉर्मली हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है जब भी हम उसमें कोई मेटल डालते हैं। बाकी कोई एसिड होगा तो हाइड्रोजन गैस हमेशा उसमें रिलीज होगी, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, राइट। फिर इसके बाद सिल्वर प्लेटेड कटलरी इज नॉट कंसिडर्ड एज प्योर सिल्वर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिल्वर प्लेटेड। तो जब सिल्वर प्लेटेड कटलरी या बर्तन है तो वो पूरा पूरा तो सिल्वर का नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर की सरफेस लेवल पे ही तुम्हारी सिल्वर प्रेजेंट है। तो सिल्वर प्लेटेड कटलरी इज नॉट कंसिडर्ड एज प्योर सिल्वर बिकॉज इट कंटेन्स सिल्वर प्लेटिंग ओनली ऑन दी सरफेस। फुल तुम्हारी सिल्वर की कटलरी नहीं होगी, उसके सरफेस पे ही सिल्वर प्रेजेंट होगा। इसीलिए सिंपल है, सिल्वर प्लेटेड कटलरी तुम्हारी पूरी पूरी सिल्वर की नहीं होती, प्योर सिल्वर नहीं होती है। अगला है पार्ट 2, The following questions relate to the extraction of aluminium। ये मेटलर्जी का आ गया क्वेश्चन। Name the other compound which contains aluminium added to alumina। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम और क्या ऐड करते हैं, नेम दी अदर कंपाउंड, तो वो हो जाता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड का रिएक्शन तुम्हें लिखना है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तुम्हारा कैटायन जाता है, यानी कि Al+3 कैटायन जाएगा कैथोड पे, प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा एल्यूमिनियम एटम। ये फॉर्म कर लेगा एल्यूमिनियम एटम और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो बस ये कैथोड का रिएक्शन ये हो जाएगा, सिंपल। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, थर्ड पार्ट देखते हैं। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट देखते हैं एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड तुम्हारा हो जाता है Al(N) प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराना है H2O। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा देख लो, यहाँ पे H2O ब्रेक कर जाता है तुम्हारा H और OH में। हमेशा याद रखना H2O जो होता है ये ब्रेक करता है H प्लस OH में। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा इस OH के साथ और बना लेगा AlOH होल थ्राइस, बिकॉज यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है। और बाकी तुम्हारा H और N बचा, तो H और N क्या बनाते हैं, ये बना लेंगे अमोनिया, जो कि बन जाएगा NH3। सिंपल है, यही हो गया रिएक्शन, इसको बैलेंस कर लेना। फिर इसके बाद बी पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन कराना है हमें HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड लिख देना है इसके नीचे, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, HNO3 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CO2। अब प्लस के बाद क्या होगा देखो, जब भी HNO3 रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये ऐसे रिएक्ट करता है, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है प्लस NO2
प्लस O2, ये तुम्हारी चीजें हमेशा बनती हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा साथ में, ये हो जाएगा NO2 प्लस O2, ये बन जाएगा सिंपल। भाई जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसने कार्बन के साथ रिएक्ट कर लिया और बाकी NO2 और O2 तो बनेगा ही बनेगा हमेशा। फिर इसके बाद लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग क्लोरोइथेन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाते हैं इसको। लैबोरेटरी प्रिपरेशन हमें इथेनॉल का करना है यूजिंग क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन क्या हो जाएगा, C2H5Cl, ये हो गया क्लोरोइथेन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। इसका रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, देखो हमें बनाना है इथेनॉल, तो C2H5 और Cl ऐसे ब्रेक करेंगे, NaOH ऐसे ब्रेक करेगा, तो C2H5OH बना लेगा, ये C2H5OH बन गया ये, प्लस और क्या बनेगा, प्लस Na और Cl क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, सिंपल। ये तुम्हारा हो गया C पार्ट। बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूं, वो तुम लोग कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है फोर्थ पार्ट, रोहित है सॉल्यूशन X, Y एंड Z। अब अगेन यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। X, Y, Z तीन यहाँ पे हैं और इनके pH तुमको दे रखे हैं। pH X का है 2, लिख देता हूं मैं, X का 2 है, Y का 7 है और Z का pH है 13। ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है। तो ए पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे है विच सॉल्यूशन विल लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन हीटेड विद सोडियम सल्फाइड। तो बेसिकली ये एसिडिक नेचर कहीं ना कहीं शो कर रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होनी है तो वो एसिड में से ही रिलीज होगी, राइट। तो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा कोई एसिड होगा तो ये X वाला हो जाएगा यहाँ पे कंपाउंड, X सल्फ्यूरिक एसिड होगा मोस्टली। फिर उसके बाद B, विल लिबरेट अमोनिया गैस व्हेन रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्यूशन और क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया। तो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, मतलब कि बेसिक कंपाउंड होना चाहिए, जो कि होगा तुम्हारा Z, यहाँ पे Z हो जाएगा। और C पार्ट है, विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये तो सिंपल है, जो न्यूट्रल वाला है वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सिंपल था। फिर इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। गिविंग रीजन, ये स्टेट करना है कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। तो तुम्हें जिंक मेटल को और एल्यूमिनियम मेटल को डिस्टिंग्विश करना है सेपरेटली इन 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो देखो होता क्या है, जिंक और एल्यूमिनियम को जब तुम इसके साथ रिएक्ट कराओगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, जो कि तुम्हारे पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, जो कि उसका टेस्ट होता है। सो इन बोथ केसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सो यहाँ पे तुम दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा नो, नो दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड or they cannot be distinguished by this test because in both cases we get hydrogen gas which burns with a pop sound। तो यहाँ पे नो हो जाएगा आंसर, मतलब पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में। फिर उसके बाद बी देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू दी सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो सिंपल है, कैल्शियम नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे तुम्हें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो कैल्शियम नाइट्रेट के केस में वी गेट नो रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के केस में कोई प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। लेकिन जब लेड नाइट्रेट के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे तो चौकी व्हाइट पीपीटी तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, चौकी व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगा और यही तुम्हारा डिस्टिंग्विश हो जाएगा दोनों में। तो बस यहाँ पे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो कैल्शियम नाइट्रेट के केस में नो रिएक्शन एंड नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, व्हाइल इन द केस ऑफ लेड नाइट्रेट अ चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्जर्व, राइट। चलो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का तुम्हें यानी कि किसका, NH4 प्लस का तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना है। देखो सिंपल है भाई, नाइट्रोजन का कंफिग्रेशन 2,5, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, तो 2,5 कंफिग्रेशन हो गया। बनाते हैं चलो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 हो गए, एक इधर हो जाएगा, एक नीचे बना लो, एक यहाँ बना लो, ये हो गया नाइट्रोजन। इसके साथ में 4 हाइड्रोजन लगने हैं, लेकिन जगह तो सिर्फ 3 की है, तो यहाँ पे तुम हाइड्रोजन लगा सकते हो। मैं अलग कलर से लगा रहा हूँ, तुम सेम कलर से यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा हो गया H, एक इधर हो गया H, इसको चाहे तुम क्रॉस से ही बना सकते हो बिकॉज अलग एटम का ये है। फिर उसके बाद एक H यहाँ लगा दो, तो ये तो 3 H हो गए। अब एक हाइड्रोजन जो तुम्हारा लगेगा वो लगेगा ऊपर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ और ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, बस बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। और क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा है तो एक प्लस यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, बस हो गया, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एक तो आता ही आता है, देखो 2 मार्क्स में आया है, ये हर साल आता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स की तैयारी अच्छे से कर लेना, बिकॉज एक डायग्राम तो श्योर शॉर्ट है, पूरे पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन A to C। तो यहाँ पे कन्वर्जन के रिएक्शन तुम्हें लिखने हैं। तो पहला देखते हैं ए पार्ट, जिंक से ZnSO4 बना। तो ये बहुत सिंपल है, क्या करोगे भाई, जिंक को रिएक्ट करा दोगे H2SO4 के साथ, क्या बना लेगा, ये बना लेगा ZnSO4
प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया ए पार्ट, सिंपल है। बी देखते हैं, बी क्या है, Zn से Zns बना, तो सिंपल है भाई, जिंक लो, जिंक में सल्फर ऐड कर दो, क्या बना लेगा, Zns, सीधे सीधे, ठीक है, बिकॉज सल्फर अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद सी पार्ट देखते हैं, सी में क्या है, ZnSO4 से तुम्हें ZnOH होल ट्वाइस बनाना। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है भाई, जिंक सल्फेट तुम्हारे पास है, ये तुमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, इससे तुम्हें ZnOH बनाना है। तो कोई ऐसा कंपाउंड ले लो भाई, NH4OH ले लो, चाहे NaOH ले लो, NaOH ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्या बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस, हमारा काम हो गया, बन गया, और प्लस क्या बन जाएगा, NaSO4, ये बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो बस हो गया कन्वर्जन। फिर इसके बाद लास्ट फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, L, M and N आर 3 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 13, 7 and 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, L का तुम्हारा है 13 और M जो है ये तुम्हारा है 7 और N जो है इस 10। और यहाँ पे ये लेटर्स ऐसे ही रैंडमली चूज किए गए, पीरियोडिक टेबल वाले नाम नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ओनली द अल्फाबेट्स गिवन, इन्हीं अल्फाबेट्स की मदद से तुम्हें आंसर करना है। डू नॉट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई नहीं करना है, बस तुम्हें लेके चलना है। देखो L13 है, ये एल्यूमिनियम हो गया, M7 है, ये नाइट्रोजन हो गया, N यहाँ पे 10 है, ये तुम्हारा नोबल गैस हो गई, नियॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए पार्ट देखते हैं, कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ गैस विच प्रोड्यूसेस डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स कौन बनाता है HCl के साथ, NH3, ठीक है, NH3 बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस के साथ कौन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन। तो इसमें से नाइट्रोजन कौन सा है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, वो है M। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर M। भाई नाइट्रोजन मत लिखना, ध्यान रखना, यहाँ पे दिया है डू नॉट आइडेंटिफाई द एलिमेंट, सिर्फ लेटर से ही आंसर देना है, तो M हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इसके बाद हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जीरो किसकी होती है, नोबल गैसेस की, जो कि यहाँ पे है N। फिर उसके बाद कैन फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन, बचा क्या, L बचा, ये L हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज L है क्या, वो एल्यूमिनियम है, एक मेटल है, और मेटल ही तुम्हारे क्या फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो बस इसी के साथ हमारा पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बेशक कमेंट्स खुले हुए हैं, वहां पे तुम लिख के बोल सकते हो, मैं उन क्वेश्चन को या तो एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर अलग से उसके बाद वीडियो भी बना दूंगा अगर ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूंगा। और नेक्स्ट तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो ये भी तुम नीचे कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।